Hello and welcome all my dear student. This is metallurgy lecture number 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10th. ओके, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की. तो इससे पहले हमारे मेटलर्जी पे 2 लेक्चर हो चुके हैं. ये हमारा मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 3 है और 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के लिए आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. पूरा सिलेबस एक ही प्लेलिस्ट में है, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हो. ठीक है, तो अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है? मेटल की एक्टिविटी डिटरमाइन की जाती है. मतलब सारे मेटल थोड़े ही ना एक जैसे रिएक्टिव होंगे. कुछ मेटल होंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, नॉट ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, कुछ मेटल कम रिएक्टिव होंगे. तो कैसे डिसाइड करें कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन से मेटल कम रिएक्टिव है? तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक सीरीज़ बनाई, एक्टिविटी फिक्स की और सीरीज़ बनाई, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है. तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं, जो मीडियमली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको हम बीच में लिखते हैं, और जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको हम बॉटम में लिखते हैं. ज़्यादा रिएक्टिव मतलब देखो, अभी ये देखो, ये ये पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, उससे कम कैल्शियम. तो ये ऊपर से नीचे इसकी एक्टिविटी कम होती जाएगी. तो अब ये जो ऊपर वाले हैं 4 मेटल, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं. ओके, क्योंकि ये पानी के साथ भी रिएक्ट होंगे, एसिड के साथ भी रिएक्ट होंगे और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट होंगे. तो इनको हम बोलेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल. कैसे? हाईली रिएक्टिव मेटल. अब उसके नीचे जो हमने लिखे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड. ओके, तो ये मीडियमली रिएक्टिव मेटल है. तो क्यों मीडियमली रिएक्टिव मेटल है? बिकॉज ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन ये एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं. अब ये जो नीचे वाले हैं कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर, ये लेस रिएक्टिव मेटल है. लेस रिएक्टिव मेटल है बिकॉज ये ना पानी के साथ रिएक्ट होंगे, ना एसिड के साथ रिएक्ट होंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं. ओके, और गोल्ड, एयू मतलब क्या? ऑरियम, लैटिन नाम इसका क्या होता है? ऑरियम. तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं होता, तो वो एक नॉन रिएक्टिव मेटल है. ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़. तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ की डेफिनेशन मैंने लिखी है. डेफिनेशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़ की? किसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल. तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या किया है? मेटल को अरेंज किया है. अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. उनकी एक्टिविटी ऊपर से नीचे कम होती जा रही है. मतलब अगर आपको चाहिए कि एक्टिव मेटल चाहिए आपको, तो आपको सीरीज़ में ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा. ओके, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम थोड़ा कम, तो ऐसे नीचे ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज. तो ये जो सीरीज है इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप. रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल, ये वाले पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, बिकॉज ये पानी, एसिड और ऑक्सीजन तीनों के साथ रिएक्ट होते हैं. मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, ओके, मॉडरेटली रिएक्टिव जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लीड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है. पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं होते, लेकिन ये दोनों के साथ रिएक्ट होते हैं. और ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल. ओके, तो लॉजिक क्या था, कैसे पता किया होगा साइंटिस्ट ने, उसके लिए मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ और उस पर बेस हम एक एक्टिविटी करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लॉजिक ऐसे होता है कि सपोज आपके पास 2 मेटल है बेटा, 2 मेटल है, मेटल ए और मेटल बी, और आपको पता करना है कि ए और बी में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ओके. आपके पास 2 मेटल है, मेटल ए और मेटल बी. अब आपको क्या, जनरल मेटल ले रहा हूँ मैं, आपको क्या कंपेयर करना है कि मेटल ए और मेटल बी में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है. तो अगर मेटल ए को हमने साल्ट सॉल्यूशन में डाला, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, ओके, मेटल ए को हमने बी के साल्ट सॉल्यूशन में डाला, और डालने पर उसने क्या किया, साल्ट सॉल्यूशन बनाया, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, और मेटल बी सेपरेट हो गया, मेटल बी सेपरेट हो गया. मतलब बी को उसने रिप्लेस कर दिया, किसने? ए ने. अब
कोई चीज़ किसी चीज़ को अगर रिप्लेस कर रही है तो रिप्लेस करने वाली चीज़ जिसको रिप्लेस कर रही है उससे अच्छी होती है। सर क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बी को अगर ए ने रिप्लेस किया तो ए अच्छा होगा ना, ए की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। मेटल ए इज़ मोर रिएक्टिव देन मेटल बी। अब इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो अब एक एक्टिविटी से मैं आपको समझाता हूं कि हम मेटल की एक्टिविटी कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, मान लो हमारे पास ये 2 एक्सपेरिमेंटल ट्यूब है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा। कौन सा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये आयर्न नेल है। ओके, नेल समझते हो ना? ओके, आयर्न नेल, यफी मेटल नेल है ये। ओके, और ये कॉपर की वायर है, कॉपर वायर है, और इसको हमने रखा आयर्न सल्फेट सॉल्यूशन में। ओके, FeSO4 सॉल्यूशन है ये, और दोनों को हमने ऑब्जर्व किया। तो क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये कंटेनर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और इसमें कैसे चेंज होगा? इसका जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका कलर ब्लू होता है। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कुछ देर बाद कलरलेस हो गया। कैसे हो गया? कलरलेस हो गया, उसका कलर चला गया। अब क्यों चला गया, उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, देखो 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। तो हुआ क्या बेटा, यहाँ पर ये जो आयरन है Fe प्लस ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट हुआ, और इसने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर लिया, और क्या बनाया, FeSO4 प्लस कॉपर जमा हो गया। ठीक है, तो पहले कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का कलर था वो था ब्लू, लेकिन अब कॉपर सल्फेट अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, पानी की तरह कलरलेस होगा। ओके, तो अब आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में के कॉपर को रिप्लेस किया, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आप अब रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करोगे तो आयरन कहाँ पर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे ही कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अभी जो मैंने आपको बताई वो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, मोर रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। अब वहाँ पर देखो, कॉपर अगर FeSO4 के साथ रिएक्ट होगा तो नो रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं होगी? बिकॉज जो साल्ट सॉल्यूशन है ना, साल्ट सॉल्यूशन में इसमें जो मेटल है ये ऑलरेडी मोर रिएक्टिव मेटल है, ये मोर रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल रिप्लेस नहीं कर सकता, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। ओके, कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, तो ये जो लेस रिएक्टिव मेटल है मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन हुई क्या? नहीं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंटल ट्यूब में जो ब्लू कलर का CuSO4 सॉल्यूशन था वो कलरलेस FeSO4 सॉल्यूशन बन गया, मतलब आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया, मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पहले आप पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है? व्हेन कॉपर कॉइन इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, शाइनी कोट फॉर्म ऑन द कॉइन। ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक इन द कॉइन। ओके, तो सपोज हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में सॉल्यूशन है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, नाइट्रेट मतलब 3, नाइट्राइट मतलब 2, तो नाइट्रेट है ना, तो NO3। इसमें क्या किया हमने, कॉपर कॉइन, ये कॉइन है, ये किसका कॉइन है, कॉपर का कॉइन है। अब अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, बिकॉज सिल्वर बॉटम में है ना, सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को रिप्लेस करेगा। तो होगा क्या, देखो रिएक्शन कैसे होगी, कॉपर प्लस AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट एक्वियस सॉल्यूशन है, इसका पानी वाला सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट टेकन ट्वाइस।
अब कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, सिल्वर की 1 होती है, Cu++ होता है। इसको अगर मैं आयोनाइज करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा Ag+ NO3 माइनस, ओके। और कॉपर कैसे होता है, Cu++ होता है। तो +2 के साथ अगर माइनस लेना हो तो ये भी 2 होना चाहिए, इसलिए हम ये 2 लेंगे। तो ये 2 और ये 1, Cu++ और 2 NO3 माइनस, तो Cu NO3 टेकन ट्वाइस हो जाएगा। ये 2 होने के कारण इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिल्वर कितने डिपॉजिट होंगे, 2 सिल्वर इज डिपॉजिटेड। अब ये जो सिल्वर है, कॉपर तो चला गया, अब सिल्वर जो होगा इसके ऊपर सारा सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे। और सिल्वर आपको पता है शाइनी कलर का होता है, चमकता है। कॉइन देखा होगा ना आपने सिल्वर, तो ये सिल्वर कॉइन पे जमा होता है, इसलिए वो जो कॉइन है वो चमकने लगता है, कॉपर का कॉइन चमकने लगता है। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर होता है और सिल्वर नीचे होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए वो कोट बन जाता है उसका। अब उसके बाद 2 मेटल है यहाँ पर हमारे पास, मेटल ए और मेटल बी। ये बोर्ड एक्टिविटी शीट में भी क्वेश्चन है आपके। तो मेटल ए का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281 और मेटल बी का कितना है 282। तो आपको पता करना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमेशा के लिए याद रखो, वैलेंस शेल में लेस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंस मतलब आखिरी वाली शेल, लेस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मोर एक्टिविटी, वो कैसा होगा, मोर ज़्यादा एक्टिव होगा, मोर एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव होगा वो। ठीक है, तो क्लियरली इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल ए इज़ मोर रिएक्टिव देन मेटल बी। अब हमें पता है 281 मतलब 11 कौन होता है, सोडियम। कौन होता है, सोडियम। और 282 मतलब 12 कौन होता है, मैग्नीशियम। अब इसको अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, HCl, तो होगा क्या, Na और Cl, NaCl, नमक मिलेगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा H2। लेकिन यहाँ तो H है ना, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Cl 2 करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोडियम भी कितने लेने पड़ेंगे, 2। अब रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, अब उसके बाद मैग्नीशियम अगर आप लोगे तो मैग्नीशियम का आयन कैसे होता है, Mg++ और क्लोराइड आयन Cl- होता है। तो कितने क्लोराइड लेने पड़ेंगे, 2। तो Mg के साथ 2 क्लोरीन चाहिए, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड 2 लिया, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गैस होगा, गैस स्टेट में लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो क्लियरली जिसके वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा एक्टिव होगा। वो कैसे होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा। अब कई बच्चे क्या बोलेंगे कि सर फिर सोडियम और पोटेशियम दोनों में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव क्यों? इसका भी रीज़न मैं आपको बता दूं। देखो, तो एक्टिव मतलब क्या, जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से किसी को दे देगा उसकी एक्टिविटी कैसे होगी बेटा, ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी चीज़ है, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा उसकी एक्टिविटी कैसे होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको किसको, पोटेशियम को और सोडियम को। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का 11। ओके, तो इसका जो होता है वो होता है 281 और इसका कितना होता है 2881। ठीक है, 8 और 2 10, 18 19। ओके, तो इसमें भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है। तो अगर मैं इसका एटम ड्रॉ करूं तो ये पोटेशियम का न्यूक्लियस हो गया, ये पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट और चौथे ऑर्बिट में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बराबर। और यहाँ पर ये सोडियम, ये पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और तीसरे ऑर्बिट में आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम के न्यूक्लियस के नज़दीक है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट इस पर ज़्यादा होगा। तो इसका न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर जाने देगा क्या, नहीं। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम से दूर है, बिकॉज वो चौथे ऑर्बिट में है ना। तो इसके बनिस्बत कंपैरेटिव अगर दोनों को कंपैरिजन करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, ये इलेक्ट्रॉन को हम झट से बाहर निकाल सकते हैं। तो पोटेशियम विल बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम। ठीक है, इसलिए पोटेशियम की रिएक्टिविटी कैसे होती है, ज़्यादा होती है। लेक्चर नंबर 2 में हमने मेटल्स के 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, 2 बच जाते हैं, कंप्लीट कर लेंगे और ये लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ साल्ट ऑफ अदर मेटल। देखो अब कॉपर भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, तो अदर मेटल का ये साल्ट सॉल्यूशन है, बराबर। तो अगर जो मेटल रिएक्ट हो रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब कैसे समझेगा ज़्यादा रिएक्टिव? रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आयरन कॉपर के ऊपर है तो आयरन इसको रिप्लेस कर देगा। तो हमें पता है आयरन कॉपर के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते, तो FeSO4 बनेगा प्लस कॉपर रिप्लेस हो जाएगा, कॉपर की जगह आयरन आ गया। क्यों? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कैसे पता लगा? वो ऊपर है। अब अगर आप ऐसे बोलोगे कि Cu प्लस FeSO4, ये CuSO4 प्लस Fe ये रिएक्शन होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कॉपर नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। नीचे है मतलब ये कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ऑफकोर्स सोडियम कैल्शियम के ऊपर है, तो सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस करेगा और क्या देगा? Na2SO4 देगा। क्यों? बिकॉज SO4 का आयन कैसे होता है? SO4 माइनस माइनस, और सोडियम कैसे होता है? Na प्लस, तो और एक Na प्लस ले लो, ये मिक्स हो जाएगा ऐसे, तो Na2SO4 बनेगा। लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। Na2SO4 सोडियम सल्फेट और कैल्शियम रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कैल्शियम SO4 को रिप्लेस करें। अब आप सबको पता है Ca प्लस प्लस होता है, SO4 माइनस माइनस होता है, तो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे CaSO4 हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम निकल जाएगा। क्यों? बिकॉज मैग्नीशियम नीचे है, कैल्शियम ऊपर है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन उल्टा पॉसिबल है क्या? नहीं। अब जिंक क्या कॉपर के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा? ZnSO4। अब जिंक भी कैसे होता है? Zn प्लस प्लस, SO4 कैसे होता है? माइनस माइनस, तो आराम से ये आयोनिक कंपाउंड बना देंगे, सॉरी एक साल्ट बना देंगे, प्लस साल्ट वैसे भी आयोनिक कंपाउंड ही होता है। और क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। तो क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस कर सकता है? नहीं, बिकॉज जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लो, हिंट की ज़रूरत नहीं है, हिंट की ज़रूरत नहीं, आप उसको मेमोराइज कर लो, आगे बहुत फ़ायदा होगा उसको। ठीक है, ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो होगा क्या? एक रिएक्टिव मेटल अगर कम रिएक्टिव मेटल वाले साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, और अगर उल्टा होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आखिरी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो बेसिकली केमिस्ट्री में कहीं पर भी रिएक्शन होती है मतलब क्या होता है? कोई लोग कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं, कई इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? उनको क्या करना होता है, जो हमारे 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप 18th एलिमेंट कौन से? हेलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो ये सारे नोबल एलिमेंट है। नोबल एलिमेंट मतलब ये किसी के, या फिर इसको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इनके साथ ये पीरियड में जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं ना, उसको बोलते हैं पीरियड। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एक तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इलेक्ट्रॉन लेकर देकर उनको क्या करना होता है? उनको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाना होता है, बिकॉज उनको भी स्टेबल होना है। ओके, तो इस पीरियड वाले एलिमेंट ऐसे होने की कोशिश करेंगे, सेकंड पीरियड वाले नियॉन की तरह होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोनों का स्टाइल अलग अलग है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। किसका? मेटल और नॉन मेटल का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, तो हमारे पास मेटल कौन कौन से हैं? हमारे पास मेटल है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, बराबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 281, इसका 282, इसका 283। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा? 28, स्टेबल हो गया नियॉन की तरह। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कैसे हो जाएगा? 28 नियॉन की तरह। एल्यूमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और 28 हो जाएगा। तो मेटल में क्या एबिलिटी होती है? मेटल इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने पर कैटायन बनता है। क्या बनता है? कैटायन बनता है। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na प्लस बनेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Mg प्लस प्लस बनेगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Al प्लस 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 बनेगा।
ठीक है। तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होते हैं और नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं नोबल गैसेस की तरह, जैसे कि नियॉन। और जो नॉन मेटल होते हैं जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 मतलब 2,5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्राइड आयन बन जाएगा, नाइट्राइड। तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, एनायन बनाएंगे और स्टेबल बनेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 मतलब 2,6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और O माइनस होगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था इसलिए +1 चार्ज आ रहा था, 2 दे रहा था इसलिए +2, 3 दे रहा था इसलिए +3। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए मतलब N माइनस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए O माइनस, ऑक्साइड आयन है। तो ये नॉन मेटल की एबिलिटी होती है। तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर कैटायन बनाते हैं और स्टेबल बनते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बनाते हैं और स्टेबल करते हैं। तो मेटल कैटायन बनाएगा, नॉन मेटल एनायन बनाएगा। तो कैटायन और एनायन जब रिएक्ट होते हैं तो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। कौन से कंपाउंड बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ क्या बनेगा, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा। क्लोरीन कितने हैं 2, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19 मतलब 2881। क्लोरीन कितना है 17, ये नॉन मेटल है ना, ये सारे नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है और ये मेटल है। क्लोरीन कितना है 17 मतलब 287। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये ले लेगा, ये दे देने पर क्या बन जाएगा 288। अब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, इसलिए ये बन जाएगा K+। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 288, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, इसलिए हो जाएगा Cl-। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है। दो अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। इसी तरह से इसमें भी कुछ स्टोरी होती है। तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड। और याद क्या रखोगे आप कि मेटल इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बना के स्टेबल बनते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले के निगेटिव आयन बना के स्टेबल बनते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे और क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।